भूपेश बघेल का अहंकार आज सबके सामने आ गया है। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र के जनक इन 5 सालों में वो अपना समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जाए। इसे लेकर 3 पर्यवेक्षकों को चुना गया है और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या ये पर्यवेक्षक सीधे और साफ तौर पर एक सही नेता का चयन कर पाएंगे। बात अगर की जाए तो छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त रेणुका सिंह को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या इस बार वाकई में छत्तीसगढ़ को एक महिला मुख्यमंत्री संभालती हुई नजर आएगी, और वो भी एक ऐसी नेत्री जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं अबरार। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो देखिए, एक ऐसा राज्य है जिसमें कई तरह के मुद्दे यहाँ पर हमने देखे विधानसभा चुनाव में, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद रेणुका सिंह लगभग मुख्यमंत्री के पद को लेकर अपना नाम जो है वो कंफर्म कर चुकी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पर्यवेक्षकों को अब भेजा गया है, तो क्या लग रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में ये पर्यवेक्षक एक सही नेता को चुन पाएंगे और रेणुका सिंह का अब क्या रुख रहेगा? देखिए, रेणुका सिंह को भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी चेहरे के रूप में यहाँ पर अपने लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो एक जो है मजबूत जो है कैंडिडेट तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का एक बड़ा तबका जो है वो सपोर्ट करता नजर आएगा, और इस वजह से ही बीजेपी उनके चेहरे पर इतना ज़्यादा जो है विचार कर रही है कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो ओबीसी चेहरा है ओपी चौधरी का, या फिर आप कहें अरुण साहू का, ये भी चेहरे हैं इस पूरे रेस में। जहाँ तक रमन सिंह की बात है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ते ज़रूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई है, दरअसल इस टीम का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, और उस फैसले के बाद ही ये पूरी की पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये राजनीतिक असमंजस इसलिए भी पैदा हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर लगातार, चाहे हम एग्जिट पोल की बात करें, ओपिनियन पोल की बात करें, तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बहुमत दिखाई जा रही थी, और ऐसे में बीजेपी को जीत मिलना, इतनी शानदार जीत मिलना, ये बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। और बीजेपी इस समय जो है चेहरों के रूप में कोई भी जो है जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे हो सकता है कि कई विधायक जो है नाराज़ हो जाएं, और जो है नाराज़गी की वजह ये होगी कि फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोटों के तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 24 का चुनाव मात्र कुछ महीने बाद ही होने वाले हैं। एक तरीके से आप कहिए कि जो है शंखनाद हो चुका है, मात्र उसकी जो डेट है वो आनी बाकी है, तो कुछ महीने का समय है। और ऐसे में बीजेपी वोट बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए तो रेणुका सिंह को ज्यादा तरजीह दे रही है। अगर बात की जाए, आपने कहा कि रेणुका सिंह को ज्यादा तरजीह जो है वो दी जा रही है क्योंकि 2024 की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रमन सिंह की बात की जाए, डॉक्टर रमन सिंह पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में रह चुके हैं, और जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, देखने के लिए मिल रहा है कि रमन सिंह काफी ज्यादा एक्टिव है। अभी हाल ही में वो जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें कड़े आदेश देते हुए नजर आए कि भले ही इस वक्त नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, पुरानी सरकार खत्म हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम में लापरवाही बरतें। तो जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या वो अपने दबदबे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान ये ना भूले कि उनसे बेहतर नेता अभी छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, बिल्कुल ये किसी भी नेता की स्ट्रैटेजी होती है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से हाईकमान का फैसले के अनुपालन का जो तमाम मामले हमें देखने को मिले, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तो ये बतलाता है कि बीजेपी में भले ही कोई नेता कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ
नहीं जाता है, और अगर जाने की हिम्मत करे भी तो फिर जो है कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पर एक अंकुश लग जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जाने का विकल्प उनके पास ज़रूर होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो खुद यहाँ पर अपने ही नेताओं के अंतर्कलह से जूझ रही है और लगातार वहाँ पर जो है कई मामलों को लेकर के बहसबाजी चलती है, तो ऐसे में बीजेपी के अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने का उनके पास विकल्प नहीं होता। मुझे लगता है कि इस समय कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा की राजनीति हुआ करती थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। मात्र नेता अपने पद को लेकर। हाँ जी, यहाँ पर एक हल्का मेरा एक और सवाल रहेगा कि जैसे आदिवासी कार्ड यहाँ पर खेलने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है, राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने ऐसा ही देखा था, और जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी तब पूरे देश को उम्मीद थी कि शायद वो आदिवासियों के लिए कुछ अलग करती हुई नजर आएंगी, कह सकते कि देश के विकास को एक अलग दिशा में लेकर के जाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद देखा गया कि वे कई मामलों में बिल्कुल खामोश होती हुई नजर आई, जबकि राष्ट्रपति होने के तौर पर उन्हें बोलना चाहिए था। तो क्या यहाँ पर रेणुका सिंह को भी सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली तो नहीं बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उस तरह से काम भी करती हुई नजर आएंगी, या फिर बैकफुट पर कोई और यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह अगर मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तमाम वो जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का पद बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति की जहाँ तक बात है तो होता है कई बार कि राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन में रखा जाता है, वो कई मामलों में मात्र हस्ताक्षर करने के लिए जो है यहाँ पर काम आते हैं। तो इस तरीके की परिस्थिति हम हर सरकार में देखते नजर आए हैं। लेकिन जहाँ तक रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कामकाज को लेकर के है, तो जाहिर सी बात है कि वो छत्तीसगढ़ की अगर मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं तो उन्हें काम भी करना पड़ेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वहाँ पर जो अनुभवी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं इसमें दखल अंदाजी करते ज़रूर नजर आएंगे, और हो सकता है कि उनके सरकार चलाने में एक बड़ी बाधा भी वो बन जाए। वाकई में देखिए, जिस तरीके से तमाम जो भी बातें यहाँ पर निकल करके सामने आई हैं और लगातार इस बात पर मंथन भी किया जा रहा है, ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा कि क्या वाकई में इस बार छत्तीसगढ़ की जो कमान है वो सीधे सीधे रेणुका सिंह अपने हाथों में लेती हुई नजर आएंगी। और जिस तरीके से अगर रेणुका सिंह की बात की जाए तो जब उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था तो किस तरीके से वो अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही थी, सुनिए जरा। भूपेश बघेल का अहंकार आज सबके सामने आ गया है। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र के जनक, इन 5 सालों में वो अपना समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं किया। 18 के चुनाव में टीएस बाबा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र के जनक अपने आप को कहे थे, और उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने पेश किया था। जनता ने उन पर विश्वास किया। कांग्रेस के झूठे वादे और उनके खोखले घोषणा में आकर कांग्रेस को जरूर वोट किया, लेकिन इन 5 सालों में वो अपना समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं किए। भूपेश बघेल का अहंकार आज सबके सामने आ गया है और बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी। दीदी, ये जो वर्तमान विधायक थे आपके यहाँ पर टिकट मिलने का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में, और संगठन के प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, माननीय मनसुख मांडविया जी, माननीय नितिन नवीन जी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के कुशल प्रबंधन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का चुनाव हुआ, और आज भरतपुर सोनात में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता को देती हूँ। आप जीत के जैसे ही मतगणना स्थल पर पहुंची, समर्थक अपना सीएम कैसा हो रेणुका दीदी जैसा नारे लगाने लगे। चुनाव से पहले सीएम दीदी की बात ही नारा था, क्या कहेंगे इस पर? वो आज जवाब दे दिया है कि मैं बाहरी थी या फिर मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने जनता से जो जो वादे किए हैं, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे चांग बकार को जिला बनाने की बात हो, कोटाडोर केल्हारी को विकास खंड बनाने की बात हो, या तो फिर मनेन्द्रगढ़ से लेकर गुगरी तक दोहरी रोड बनाने का काम हो, ये सारे काम
इसके अलावा क्षेत्र की जितनी भी जरूरतें हैं सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। आपने चुनाव के दौरान कई ऐसे वायदे किए थे। तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार यही है, क्या वाकई में इस बार छत्तीसगढ़ पर एक महिला मुख्यमंत्री की तरह काम करती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।